हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बॉलीवुड शॉर्ट्स में। दोस्तों, क्या होगा अगर चंद्रमा अचानक पृथ्वी के करीब आने लगे, पृथ्वी से टकराने के रास्ते पे हो? क्या पृथ्वी दुर्घटना से बच पाएगी? आज मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड एक एडवेंचर साईफाई फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम मूनफॉल है। 2011 में अंतरिक्ष यात्री ब्रायन जोकिंडा और मार्कस एक सैटेलाइट की मरम्मत के लिए एक मिशन के बीच में हैं। तब अचानक उनके सिस्टम खराब होने लगते हैं और उनको सामने कुछ असाधारण सा एक अजीब धातु का काला झुंड दिखाई देता है। यह झुंड उनके पास आता है और शटल से टकराता है। जोकिंडा को बेहोश कर देता है और मार्कस का तार कट जाता है। इससे पहले मार्कस अंतरिक्ष में बहे, ब्रायन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शटल उसका ही तार खींच लेती है और वह अपने दोस्त को अंतरिक्ष के खतरों में खो देता है। शटल में फिर से प्रवेश करने के बाद ब्रायन मार्कस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम डाउन हो जाता है। जब वह पृथ्वी पर लौटने का रास्ता खोजने की कोशिश करता है, उस समय उसे यह नहीं दिखता कि झुंड चंद्रमा के एक छेद में प्रवेश कर रहा है। ब्रायन सफलतापूर्वक शटल को पृथ्वी पर वापस लाने में कामयाब होता है और शुरू में उसे इस तरह के काम के लिए हीरो माना जाता है। लेकिन 1.5 साल की लंबी जांच के बाद कोई भी उसकी कहानी पर कोई विश्वास नहीं करता है और जोकिंडा उसका बचाव नहीं कर सकती थी, क्योंकि जब यह सब हुआ था वह बेहोश थी। नासा ने फैसला किया कि घटना ह्यूमन मिस्टेक के कारण हुई और ब्रायन को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह अपना घर खो देता है, इसलिए अपनी पत्नी ब्रेंडा और उसका बेटा सोनी ब्रेंडा की मां के पास चले जाते हैं। 10 साल बाद केसी हाउसमैन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक जेनिटर के रूप में काम करता है। वह चुपके से एक प्रोफेसर के ऑफिस में उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। वह लॉगिन करके चिले देश की नेशनल ऑब्जर्वेटरी से उनके टेलीस्कोप का इस्तेमाल करता है और यहाँ तक कि उन्हें कॉल करके प्रोफेसर होने का नाटक करता है, ताकि नेशनल ऑब्जर्वेटरी मून के ऑर्बिट की ट्रैकिंग की फाइल को प्रोफेसर के बजाय उसके पर्सनल ईमेल पर भेज दें। उसके बाद वो फास्ट फूड कैशियर की दूसरी जॉब के लिए भागता है। कुछ सेकंड काम करके वो काम से ब्रेक लेता है ताकि वो उस ईमेल को देख सके जिसे ऑब्जर्वेटरी ने उसे भेजा है। उसकी थ्योरी सही है, चंद्रमा पृथ्वी के करीब घूम रहा है। वह डॉक्टर बन के नासा को कॉल करता है और मून के पृथ्वी के पास घूमने की बात को बताता है, लेकिन कोई भी उसे सीरियस नहीं लेता। पब्लिक नंबर्स में नासा का सिर्फ एक ही फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है, जो कि एक गिफ्ट शॉप का होता है, और गिफ्ट शॉप के पास नासा के हाई रैंक के ऑफिसर्स का नंबर नहीं होता। इस बीच जोकिंडा को सुबह सुबह अचानक काम पर बुलाया जाता है। अपने बेटे जिमी को देखने के बाद और उसकी आया मिशेल को कुछ निर्देश देने के बाद वह स्पेस सेंटर जाती है, जहां उसे सूचित किया जाता है कि मून का ऑर्बिट शिफ्ट हो गया है। उनके सैटेलाइट ने चंद्रमा की सतह पर कुछ अजीब भी देखा है, क्रेटर फ्लोर पर एक छेद से निकलने वाली अजीब ऊर्जा। केसी हाउसमैन कई फोन कॉल करके कुछ भी हासिल ना होने से थक गया है। वह अखबार उठाता है तो उसकी बिल्ली पेशाब कर देती है और वो नोटिस करता है कि आज म्यूजियम में एस्ट्रोनॉट डे है। वह अपनी रिसर्च को प्रिंट करता है और म्यूजियम के लिए निकल पड़ता है। स्कूल ट्रिप पर आए बच्चों का एक ग्रुप सोचता है कि केसी वही है जो उन्हें एस्ट्रोनॉट डे पे लेक्चर देगा, इसलिए केसी मौका देखता है और बच्चों को बताता है कि मून एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है जो कि एलियंस ने बनाया है, इसलिए अंदर खोखला है। जिस व्यक्ति को यह भाषण देना है वह ब्रायन है, जो देर तक सो रहा था और उसके मकान मालिक ने उसे कई महीनों का किराया वसूलने के लिए जगाया। ब्रायन खिड़की से भाग जाता है और म्यूजियम में पहुंचता है, जहां केसी तुरंत उसे अपनी खोज के बारे में बताता है। ब्रायन उस पर विश्वास नहीं करता है और उसे सिक्योरिटी से बाहर निकलवाता है, लेकिन निकाले जाने से पहले केसी ब्रायन पर अपने रिसर्च पेपर्स फेंक देता है, जिसे ब्रायन उठाकर कचरे में फेंक देता है। बाद में ब्रायन को ब्रेंडा से टीवी चालू करने के लिए फोन आता है। सोनी, जो उनका बेटा है, न्यूज़ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि पुलिस उसके पीछे हाई स्पीड कार से चलने के जुर्म में उसका पीछा कर रही थी। 2 दिन बाद ब्रायन सोनी के मुकदमे में जाता है। लगातार जज को बीच में रोककर और अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोलकर पूरी बात को बर्बाद कर देता है। यह सब जज द्वारा मुकदमे को स्थगित करने और सोनी को जेल भेजने के साथ समाप्त होता है। बाद में ब्रायन फोन पर ब्रेंडा के लिए नए पति टॉम के साथ बहस करता है, जो लॉयर के लिए खर्चा कर रहा है, लेकिन ब्रेंडा उनकी बातचीत को रोक देती है। इसी बीच केसी अपनी मां से मिलने रिटायरमेंट होम में जाता है और बताता है कि कोई उसे नहीं सुनता। उसकी मां जवाब देती है कि उसे उनको बताना ही होगा, इससे पहले कि अपनी भूलने की बीमारी की वजह से भूल जाए कि वह कौन है। नासा के ऑफिस में जोकिंडा डेप्यूटी डायरेक्टर एल्बर्ट हचिंग्स को उनकी हाल की खोज को दिखा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी के पास आ रहा है, जिसका मतलब है कि लगभग 3 वीक्स में चंद्रमा का मलबा पृथ्वी पर गिर जाएगा। जोकिंडा चंद्रमा पर वापस जाना चाहती है, लेकिन उनके पास साधन नहीं है और एल्बर्ट चाहता था कि सब इसके बारे में अपना मुंह तब तक बंद रखें जब तक इसके बारे में कुछ सोचा नहीं जाता। हालांकि तभी एक अज्ञात स्रोत से इंटरनेट पर जानकारी लीक कर दी है।
ब्रायन जज के पास जाता है और अपने बेटे को छोड़ने के लिए उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जज के पास उसे सुनने का समय नहीं है। हर कोई उस खबर के कारण शहर छोड़ रहा है जिसे ब्रायन ने अभी तक नहीं सुना है। वह टीवी देखता है और एल्बर्ट को प्रेस में बात करते हुए देखता है। वो समझ रहा होता है कि वे मून पर साइंटिस्ट भेजेंगे और घबराने की कोई बात नहीं है। टॉम भी शहर छोड़ना चाहता है, लेकिन ब्रेंडा सोनी को जेल में नहीं छोड़ना चाहती। टॉम ब्रेंडा को विश्वास दिलाता है कि उसका वकील सोनी को बाहर निकाल देगा और उसे उनके साथ कोलोराडो भेजने का रास्ता निकाल लेगा। चूंकि दुनिया भर के लोग शहर छोड़ के भाग रहे हैं और सब जगह दंगे और लूटपाट हो रही है, नासा चांद की जांच के लिए एक शटल भेजता है। न्यूज में भी इस बात की घोषणा की जाती है, लेकिन ये सब साजिश है। इस बारे में डिस्कस शुरू करते हैं, यहाँ तक कि ये बात भी निकलती है कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है। ब्रायन यह सुनकर चौंक गया और वापस म्यूजियम जाकर केसी द्वारा छोड़े गए कागज कचरे में ढूंढता है। कागज मिलने पर तो वह केसी की वेबसाइट की जांच करता है और एक इमरजेंसी मीटिंग के बारे में जानता है जो कि जल्द ही होने वाली है। नासा शटल चंद्रमा तक पहुंचता है और छेद के नीचे एक प्रॉप भेजता है जो नीचे जाती है, लेकिन अचानक वापस ऊपर आने लगती है। जैसे ही कंप्यूटर चंद्रमा के ऑर्बिट को फिर से बदलते हुए दिखाते हैं, वही काला झुंड जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वह छेद से बाहर आता है और शटल पर हमला करता है, जिससे अंदर के सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो जाती है। इस बीच ब्रायन एक होटल में केसी की मीटिंग में जाता है। उसे केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले लोगों से घिरा हुआ पाता है जो वास्तविकता और पागलपन का अंतर नहीं बता सकते। ब्रायन अपनी बात बीच में रोककर केसी को एक रेस्टोरेंट में ले जाते हैं ताकि वह यह जान सकें कि केसी को नासा से पहले यह कैसे पता था। केसी वर्षों से दूर के ग्रहों पर एलियंस द्वारा बनाए गए मेगा स्ट्रक्चर की स्टडी और तलाश कर रहा है और यह जानकर हैरान रह गए कि चंद्रमा उनमें से एक है। मेगा स्ट्रक्चर में एक पावर कोर के चारों ओर एक कठोर शेल बनाया गया है और चंद्रमा के अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा जो इसे अपने ऑर्बिट से निकाल के पृथ्वी की ओर भेज रहा है। उस समय चंद्रमा पृथ्वी के पास आने से पृथ्वी पर तबाही शुरू हो जाती है। सी शोर शहर अब तूफानी लहरों और हाई टाइड्स के शिकार हो रहे हैं। शहर में बाढ़ आने लगी है और मीटिंग्स में आए लोग अब होटल से बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए ब्रायन उन्हें सुरक्षा के लिए ऊपर भेजता है। केसी तेजी से नहीं चलता है और एक लहर की चपेट में आ जाता है, इसलिए ब्रायन को पानी में कूदना पड़ता है उसे बाहर निकालने के लिए। जोकिंडा और एल्बर्ट मिशन फुटेज को देखते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि झुंड समझदार होने के लक्षण दिखा रहा है, इसलिए यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए। पृथ्वी ऐसी किसी चीज से निपटने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए एल्बर्ट नौकरी छोड़ देता है और जोकिंडा को नया डेप्यूटी डायरेक्टर बनाता है। यह बहुत ही अजीब सा व्यवहार था और जोकिंडा जवाब मांगती है, इसलिए एल्बर्ट उसे अपना आईडी कार्ड देता है ताकि जोकिंडा स्वयं जानकारी की तलाश कर सके। जोकिंडा नासा के सीमित क्षेत्र में जाती है और अपने अंतिम मिशन की फुटेज ढूंढती है जो पुष्टि करता है कि ब्रायन ने हमेशा सच कहा है। जिस झुंड ने उन पर हमला किया वह वही है जो वे अभी देख रहे हैं। उसके बाद नासा के एक पूर्व अधिकारी होल्डन फील्ड ने उनसे संपर्क किया जो उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। वो बताता है कि 1969 में जब प्रसिद्ध अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरा, मिशन नियंत्रण से संपर्क टूट गया 2 मिनट के लिए। दरअसल मिशन कंट्रोल ने फीड को बंद कर दिया था ताकि दुनिया को पता न चले कि उन्होंने उस दिन चंद्रमा पर क्या पाया। चंद्रमा के अंदर से अजीब तरह की रोशनी निकल रही थी और नासा ने इसे छुपाने का फैसला किया क्योंकि वह तकनीक पृथ्वी से कई साल आगे की थी और उन्हें यकीन नहीं था कि वह इसे रोक सकते हैं। उनका एकमात्र उपाय ज़ूलू एक्सरे 7 नाम का एक मिलिट्री प्रोग्राम था, लेकिन पैसों की कमी के कारणों से इसे बंद कर दिया गया था। जोकिंडा मिलिट्री ऑफिसर्स से संपर्क करती है और पूछती है कि क्या वे एक साथ काम करके कोई समाधान कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसे यह कहते हुए ठुकरा दिया कि यह सब उनका ऑपरेशन है। वह अपने पूर्व पति जनरल डग डेविडसन को यह बताने की कोशिश करती है कि चंद्रमा पर परमाणु हमला करना एक भयानक विचार है क्योंकि इससे पृथ्वी को भी नुकसान होगा और पृथ्वी पे लोग मारे जाएंगे। लेकिन डग अपने लोगों पर भरोसा करता है और उसकी बात ठुकरा देता है। डग उसे और जिमी को अपने घर आने के लिए भी कहता है, लेकिन वह इस इमरजेंसी सिचुएशन में अपना पद छोड़ने से इनकार कर देती है। वह चाहती है कि डग उसे ज़ूलू एक्सरे 7 पर भेजे, भले ही वह अधूरा हो क्योंकि उसमें ईएमपी है जो उनकी एकमात्र आशा है। डग जोकिंडा से वादा करता है कि वो और जिमी लॉन्च के बाद उसके पास आ जाएंगे। फिर डग ज़ूलू एक्सरे 7 के लिए मान जाता है। उस रात में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर होटल में ब्रायन को लेने जाता है और वह तभी जाने के लिए स्वीकार करता है जब केसी भी उसके साथ आए। वे जोकिंडा से मिलते हैं और जोकिंडा उन दोनों को उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करती है जो वे पहले से जानते हैं और केसी मानता है उसने ही जानकारी को ऑनलाइन लीक किया था क्योंकि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस झुंड पृथ्वी की तकनीक को पहचान सकता है। जोकिंडा ब्रायन को भर्ती कर रही है क्योंकि वह एकमात्र यात्री है जो बिना पावर के शटल को लैंड कर सकता है। ब्रायन एक शर्त पर स्वीकार करता है, उसके बेटे को जेल से रिहा किया जाए और सुरक्षा के लिए उसे यहाँ स्टेशन पर लाया जाए। सौदा स्वीकार किए जाने के बाद नासा का क्रू म्यूजियम से एक पुराने शटल को ईएमपी ले जाने के लिए लाता है। दुनिया भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों से गुजरना शुरू कर देती है।
सेना नासा में पहुंचती है और ब्रायन को ईएमपी का विस्फोट करना सिखाती है और बदले में ब्रायन बताते हैं कि उनके पास हाथ से गणना करने वाला नेविगेटर होना चाहिए ताकि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग ना करना पड़े। वे केवल अपने थ्रस्टर्स से लैंडिंग करेंगे। दुर्भाग्य से बेस पर भूकंप आता है और शटल को नुकसान पहुंचाता है। अब जबकि उनके पास एक इंजन नहीं है, वे लॉन्च नहीं कर सकते, इसलिए जोकिंडा सबको उनकी बड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देती है और जाने को कहती है ताकि वो अपने परिवार के साथ अपने अंतिम क्षण बिता सकें। बेस से अधिकांश लोग चले जाते हैं और जब जोकिंडा भी जा रही होती है तो वह देखती है कि केसी अभी भी गणना कर रहा है। चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी के खिंचाव की 80% से अधिक होगी। इसका मतलब अगर उनका लॉन्च हो और चंद्रमा पृथ्वी के ठीक ऊपर हो, वे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का उपयोग कर सकते हैं और लॉन्च के लिए एक ही इंजन काफी होगा। चूंकि ज्यादातर लोग चले गए हैं, वे आखिरी मिनट की टीम बनाते हैं। ब्रायन पायलट करेगा, जोकिंडा नेविगेट करेगी और जब वे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर देंगे, केसी गणना करेगा। केसी अपनी माँ को कॉल करता है। जोकिंडा और ब्रायन अपने बेटों को अलविदा करते हैं जो मिशेल के साथ डक के पास जा रहे हैं। सोनी को जरूरत है, ब्रायन बंदूक देता है। जैसे ही तीनों लॉन्च करने के लिए तैयार होते हैं, एक विशाल गुरुत्वाकर्षण लहर बेस से टकराती है और इमारतों को नष्ट कर देती है। लेकिन इससे पहले कि पानी शटल को छूकर इसे निगल सके, ब्रायन किसी तरह शटल को टेक ऑफ करके चंद्रमा के खिंचाव से सफलतापूर्वक पृथ्वी से सुरक्षित निकाल देता है। सबसे पहले वो पास के उपग्रह से शटल के ईंधन का रिचार्ज करते हैं, जबकि केसी इस बीच सेल्फी लेता है। चंद्रमा करीब आ रहा है, इसलिए उन्हें जल्दी करने की जरूरत है। वह सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर देते हैं और ब्रायन मैनुअल रूप से थ्रस्टर्स को सक्रिय करता है और ताकि शटल चंद्रमा तक मलबे से टकराते हुए पहुंचता है। इस बीच मिशेल और लड़कों को सड़क के बीच में हथियारबंद लोगों के एक समूह द्वारा रोककर उनकी जीप चुरा ली जाती है। इससे पहले कि गन भी चुरा ली जाए, सोनी अपनी गन को बर्फ पर गिराकर किसी तरह बचाता है। लेकिन वो लोग जिमी के बैग को ले जाते हैं जिसमें फोन था, इसलिए अब वे डक को कॉल करके बंकर से ले जाने की नहीं कह सकते। उन्हें एक और कार की आवश्यकता होगी, इसलिए सोनी उन्हें एक कार मांगने के लिए अपनी माँ के घर ले जाता है। लेकिन चंद्रमा का मलबा पृथ्वी पर गिरने लगा है और चंद्रमा की निकटता के कारण मौसम खराब हो रहा है, इसलिए मिशेल और लड़कों को एक झोपड़ी में छिपना पड़ता है जब तक कि तूफान गुजर न जाए। जब शटल चंद्रमा के काफी करीब हो जाता है तो ब्रायन ईएमपी ऑन करके एक रोवर के अंदर डाल के चंद्रमा की तरफ भेजता है और एआई झुंड आता जरूर है, लेकिन रोवर के लिए जाने के बजाय वह शटल के पीछे जाता है। ईएमपी का रिमोट कंट्रोल उसका ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह सोचकर ब्रायन इसे नष्ट कर देता है, लेकिन झुंड और पास आता है जहाज को निगलने के इरादे से। तब ब्रायन को पता चलता है कि यह केसी का फोन है जिसे झुंड पहचान सकता है, इसलिए वह इसे भी नष्ट कर देता है और झुंड तुरंत दूर चला जाता है। जोकिंडा को लगता है कि यह झुंड ईएमपी के बजाय उसके पीछे चला गया क्योंकि झुंड को इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में इंसानों को ढूंढने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसका मतलब है कि उन्हें चंद्रमा में शटल उड़ाना होगा और ऐसा करने के लिए उनके पास केवल 2 घंटे होंगे, नहीं तो सेना मिशन को विफल मानेगी और अपना परमाणु लॉन्च करेगी। पृथ्वी पर एक बार तूफान शांत हो जाने के बाद मिशेल और लड़के अंततः सोनी की मां के घर के गेट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन हथियारबंद पड़ोसियों ने अपनी रक्षा करते हुए उन पर गोली चला देते हैं। शुक्र है टॉम उनके आने की खबर सुनता है और उन्हें लेने जाता है। सोनी को मुश्किल से अपनी माँ और सौतेली बहनों के साथ फिर से मिलने का समय मिलता है क्योंकि उन्हें एक संदेश मिलता है कि यह एरिया सभी को खाली करने की जरूरत है। सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए वे कुछ ऑक्सीजन टैंक लेने के लिए फायर स्टेशन पर रुकते हैं क्योंकि जल्द ही ग्रह पर चंद्रमा के बुरे प्रभावों से पृथ्वी पर सांस लेना मुश्किल होगा। अचानक जीप चुराने वाले लोग फायर स्टेशन पर आ जाते हैं, लेकिन इस बार सोनी उनके लिए तैयार है। वह ब्रायन की दी बंदूक से एक बंधक बना लेता है और सभी ऑक्सीजन सिलेंडर कार में डालते हैं और जिमी अपना बैग उनसे वापस लेता है। फिर टॉम की कार में भाग जाते हैं। ईएमपी प्राप्त होने के बाद शटल क्रेटर के बीच के छेद में उड़ जाता है और चंद्रमा के अंदर चला जाता है। वहां पे देखते हैं कि केसी की बातें सच थीं। चांद सच में एक मेगा स्ट्रक्चर है जो कि एक पावर कोर के चारों ओर बना है। जब उन्हें झुंड मिल जाता है तो वे उस पर ईएमपी फेंकने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन शटल अचानक अपने आप चलने लगती है। झुंड उन्हें लगभग पकड़ लेता है, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से एक दरवाजा खुलता है और एक प्रकाश शटल को अंदर लेकर फिर से बंद होता है और झुंड बाहर रह जाता है। हालांकि लैंडिंग उबड़ खाबड़ होती है, इसलिए शटल नष्ट हो जाती है और तीनों बेहोश हो जाते हैं। उसी क्षण शटल का दरवाजा खुलता है और वही प्रकाश उन्हें स्कैन करना शुरू कर देता है। मिशन को बहुत लंबा समय लग गया है और सेना अपने परमाणु हथियारों को लॉन्च करने के लिए तैयार है। सोनी द्वारा उसके परिवार का पीछा लुटेरे द्वारा किया जा रहा है जो उन पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए टॉम वापस फायर करता है और सोनी कार को आसमान से गिरने वाले मलबे से बचाने की पूरी कोशिश करता है। जब उनके ठीक सामने जमीन पर एक गड्ढा खुलता है तो सोनी चलता रहता है और कार को उसके ऊपर से कुदवा देता है। इससे वो बच जाते हैं और लुटेरों की कार टकरा जाती है। एक बार जब वे एक सुरक्षित दूरी पर होते हैं तो उन्हें डक का फोन आता है जो उन्हें बताता है अब वह उन्हें बंकर में नहीं ले जा सकता मिसाइल लॉन्च होने की वजह से।
इसलिए उन्हें अपना आश्रय खुद ढूंढना होगा। जैसा कि अनुमान लगाया गया था कि वातावरण अपनी ऑक्सीजन खोना शुरू कर देता है और पक्षी जमीन पर गिर जाते हैं, इसलिए परिवार सड़क पर जाने से पहले ऑक्सीजन मास्क लगाता है। चंद्रमा पर जोकिंडा और केसी को होश आता है। पता चलता है कि वे सांस ले सकते हैं और उनके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन ब्रायन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कमरे के अंत में एक दरवाजा खुलता है और वे केसी के संदेह की परवाह किए बिना उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि जोकिंडा का मानना है कि वहां दो अलग अलग चीजें फंसी हुई हैं और उनमें से एक उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है। ब्रायन अभी अच्छी चीज के संपर्क में है। वह एक अजीब कमरे में उठता है और एक सफेद रोशनी से घिरा होता है जो उसे उन चित्रों को दिखाती है जो कि उसके साथ संवाद करने के लिए उपयोगी हैं, जैसे कि सोनी का रूम लेकर यह समझाने के लिए कि क्या हो रहा है। अरबों साल पहले मानवता के पूर्वज टेक्नोलॉजी के साथ बहुत दूर तक ग्रह पर खुशी से रहते थे, जिसे पृथ्वी ने अभी तक सपने में भी नहीं देखा है। लेकिन चीजें तब बदल गई जब उनके द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आत्म जागरूक हो गई और नैनो तकनीक के अंतहीन झुंडों में बदलकर उनके खिलाफ हो गई, जिसने सभी जैविक जीवन का शिकार किया। विलुप्त होने से बचने के लिए पूर्वज चंद्रमा जैसे जहाजों में भाग गए, जिनके पास रहने के लिए एक नई जगह खोजने का मिशन था। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां वे जीवन को बनाए रख सकते हैं, जो कि सूर्य से सही दूरी पर है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो ब्रायन से बात कर रहा है, वह चंद्रमा का मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम चाहता है कि मनुष्यों को झुंडों को कोर से दूर आकर्षित करने की आवश्यकता है, ताकि चंद्रमा अपने ऑर्बिट में वापस आ जाए। ब्रायन अजीब रोशनी से मुक्त हो गया। फिर जोकिंडा और केसी को मिलता है। एआई शटल को ठीक कर देती है और ब्रायन लड़ाई के लिए तैयार अपने दोस्तों को शटल में वापस ले जाते समय सब बता देता है। एआई ने ईएमपी को भी अपग्रेड कर दिया है ताकि ईएमपी झुंड को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो जाए। उनके पास केवल 10 मिनट शेष हैं इससे पहले कि न्यूक्लियर लॉन्च हो। पृथ्वी पर टॉम की बेटियों में से एक ने अपना ऑक्सीजन टैंक खाली कर दिया है, इसलिए वह उसे अपना देता है और उसे आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है और कहता है कि वह उसके पीछे आ रहा है। असल में जैसे ही वह दृष्टि से ओझल होती है, टॉम जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। लड़की अपने परिवार को किसी तरह मिल जाती है, लेकिन जब वे टॉम को नहीं देखते हैं तो सोनी उसकी तलाश में जाने का फैसला करता है, जो आसान होना चाहिए क्योंकि हवा धीरे धीरे वापस आ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी को छू रहा है और गिरने वाले मलबे में सोनी फंस जाता है, इसलिए मिशेल उसकी मदद के लिए जाने का फैसला करती है। वह उसे एक गिरे हुए पेड़ के नीचे पाती है और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का उपयोग करके वो आजाद होता है। एक टूटे हुए पुल पर कूदते हुए दोनों वापस ब्रेंडा और लड़कियों के पास दौड़ते हैं। हर जगह शहर चंद्रमा के दबाव में ढह रहे हैं और सेना ने तय किया है कि यह परमाणु लॉन्च करने का समय है। लेकिन आखिरी सेकंड में डग इसके खिलाफ फैसला करता है क्योंकि वह अपनी पत्नी पर भरोसा करता है और जानता है कि वह पृथ्वी को बचा सकती है। यह एक बहुत बड़ा बलिदान बन जाता है क्योंकि बंकर भी गिरने वाले मलबे से नष्ट हो जाता है। चांद के अंदर कई कठिन प्रयासों से झुंड को अपने पीछे ला पाता है। वह केसी को रोवर में ईएमपी तैयार करने के लिए कहता है, क्योंकि झुंड को विद्युत संरचना के अंदर जीवन का पता लगाने की आवश्यकता होती है। इसलिए उसकी योजना ईएमपी के साथ रहने की है, जबकि उसके दोस्त शटल में भाग सकें। जोकिंडा को यह विचार पसंद नहीं आता और जब वह ब्रायन के साथ बहस करती है, केसी खुद को ईएमपी के साथ बंद कर लेता है ताकि उसके दोस्त बच जाएं और उसको सबका हीरो बनने का मौका मिले। केसी अलविदा कहता है और उनसे अपनी माँ को यह बताने के लिए कहता है कि वह एक हीरो है। वह यह भी मानता है कि वह एक वास्तविक डॉक्टर नहीं है, लेकिन ब्रायन वैसे ही सम्मान के संकेत के रूप में उसे डॉक्टर बुलाता है। झुंड रोवर को निगल जाता है और केसी पर्याप्त गहराई का इंतजार करता है, इतना कि वह ईएमपी को विस्फोट करके झुंड को खत्म कर सके। इस बीच जोकिंडा पृथ्वी पर शटल को लैंड करती है। यह एक आसान काम था क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब है। झुंड के चले जाने के साथ चंद्रमा धीरे धीरे अपनी मूल कक्षा में लौट आता है और पृथ्वी पर मौसम सामान्य हो जाता है। जोकिंडा और ब्रायन शटल से बाहर निकलते हैं और न्यूयॉर्क को नष्ट और बर्फ से ढके हुए देखते हैं। सैन्य हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आते हैं और कुछ घंटों बाद दोनों अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाते हैं। इस बीच केसी चांद में अपने को एआई से बात करते हुए पाता है, जो एआई उसकी माँ की तरह दिख रहा है और यह बताता है कि केसी की मेमोरी उसने अपने पास स्टोर कर ली है। अब वह चंद्रमा का हिस्सा है और वह बेहतर भविष्य के लिए एआई का पुनर्निर्माण शुरू करने में मदद कर सकता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।